नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के थोक बंद रिटायरमेंट का प्लान सर्कुलर हो गया है जारी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर करने के लिए 30 से 50 वाला सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में कर्मचारियों के उन सभी सवालों और बवालों के जवाब दिए गए हैं जिसके चलते आज तक 30 से 50 फार्मूला लागू नहीं हो पाया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आई आर्थिक परेशानियों के चलते सरकार इस बार कर्मचारियों के थोक बंद रिटायरमेंट का प्लान बना रही है। समय से पहले रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जो पत्र भेजा है उसमें विस्तार से यह समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों एफआर और सीसीएस पेंशन रूल 1972 में समय से पहले रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय से पहले रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है। डीओपीटी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक माकुल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को एफआर 56J रूल्स 48(1) बी ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972 नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले अग्रिम लिखित नोटिस देने का भी नियम है। 50 साल की आयु या 30 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट। ग्रुप ए और ग्रुप बी में तदर्थ या स्थायी क्षमता में कार्यरत किसी कर्मी ने 35 साल की आयु से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तो उसकी आयु 50 साल पूरी होने पर या 30 वर्ष सेवा के बाद जो पहले आती हो रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल की आयु के बाद का नियम है। अगर कोई कर्मी ग्रुप सी में है और वह किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 माह का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। कर्मचारियों को 3 महीने का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर सकते हैं। रूल्स 48(1) बी ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 1972 नियम के तहत किसी भी उस कर्मचारी को जिसने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है उसे भी सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। इस श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो पेंशन के दायरे में आते हैं। ऐसे कर्मचारियों को रिटायरमेंट की तिथि से 3 महीने पहले नोटिस या 3 महीने का अग्रिम वेतन और भत्ते देकर उसे सेवा से निकाला जा सकता है। खास बात यह है कि इन केसों में भी जनहित के नियम को देखा जाता है। हर विभाग को 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों का रजिस्टर बनाना होगा। आदेश के अनुसार हर विभाग को एक रजिस्टर तैयार करना होगा। इसमें उन कर्मचारियों का ब्यौरा रहेगा जो 50 से 55 साल की आयु पार कर चुके हैं। इनकी 30 साल की सेवा भी पूरी होनी चाहिए। ऐसे कर्मियों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने यह विकल्प अपने पास रखा है कि वह जनहित में किसी भी अधिकारी को सेवा में रख सकती है जिसे उसकी माकुल अथॉरिटी ने समय से पहले सेवानिवृत्ति पर भेजने के निर्णय को दोबारा समीक्षा करने के लिए कहा है। यदि रिटायर नहीं किया तो कारण बताना होगा। ऐसे केस में यह बताना होगा कि जिस अधिकारी या कर्मी को सेवा में नियमित रखा गया है उसने पिछले कार्यकाल में कौन सा विशेष कार्य किया था। केंद्र ने ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए प्रतिनिधि समिति गठित की है। इसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव लीना नंदन और कैबिनेट सचिवालय के JS आशुतोष जिंदल को सदस्य बनाया गया है। अवधि समीक्षा का समय जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक तय किया गया है। ग्रुप ए के पदों के लिए समीक्षा कमेटी का हेड संबंधित सीसीए का सचिव रहेगा। सीबीडीटी, सीबीईसी, रेलवे बोर्ड, पोस्टल बोर्ड व टेलीकम्युनिकेशन आदि विभागों में
बोर्ड का चेयरमैन कमेटी का हेड बनेगा। ग्रुप बी के पदों के लिए समीक्षा कमेटी के हेड की जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव को सौंपी गई है। अराजपत्रित अधिकारियों के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को कमेटी का हेड बनाया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की सेवा प्रतिनिधि समिति में एक सचिव स्तर का अधिकारी रहेगा। उसका नामांकन कैबिनेट सचिव द्वारा होना चाहिए। कैबिनेट सचिवालय में एक अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिव के अलावा CCA द्वारा नामित एक सदस्य भी रहेगा। जिन कर्मियों को समय से पहले रिटायरमेंट पर भेजा जाता है वे आदेश के जारी होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इस बाबत DOPT ने नियमों को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। बता दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 56J के अंतर्गत 30 साल तक सेवा पूरी कर चुके या 50 साल की उम्र पार कर चुके अफसरों की सेवा समाप्त की जा सकती है। संबंधित विभाग से इन अफसरों की जो रिपोर्ट तलब की जाती है उसमें भ्रष्टाचार, अक्षमता व अनियमितता के आरोप देखे जाते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो अफसरों को रिटायरमेंट दे दी जाती है। ऐसे अधिकारियों को नोटिस और 3 महीने का वेतन भत्ता देकर घर भेजा जा सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 30 सितंबर से प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन की नई सुविधा का लाभ। EPFO ने दी है राहत की खबर। जी हां, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। अब EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर पहल की है। इस योजना में अब जो भी कर्मचारी जिस भी दिन रिटायर होगा उसकी पेंशन उसी दिन से तैयार हो जाएगी और शुरू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी या निजी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद व्यवस्थित पेंशन पाने में महीनों लग जाते हैं। कागजी कार्रवाई लंबे समय तक चलती है और पेचीदा कवायद के बाद पेंशन का क्रम बन पाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कर्मचारी को तुरंत इसका लाभ मिलेगा। आने वाले 30 सितंबर को जो भी कर्मचारी रिटायर होंगे उन्हें उनकी पेंशन से संबंधित सारे कागज उसी दिन प्राप्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में 30 सितंबर को एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यालय के अधीन 10 जिलों में इस माह सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को बुलाया गया है। निजी सेक्टर में अक्सर ही 58 वर्षों में सेवानिवृत्ति होती है। हालांकि इसके बाद वेतन अगले माह में प्राप्त होता है और अन्य प्रक्रिया भी बाद में होती है। इसके कारण पेंशन शुरू होने में 1 से 2 माह से अधिक का समय लग जाता था। इसके लिए रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारियों को भाग दौड़ करना पड़ा था। अब इस नई पहल के बाद उनकी यह सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। विभाग ने यह व्यवस्था की है कि जिस माह में कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने वाला है, कंपनी से चर्चा करके उसी महीने में ही EPF का अंशदान व अन्य कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाए। इसके लिए उन कंपनियों से बात भी हो गई है जिनके यहाँ कर्मचारी इसी माह सेवानिवृत्ति होने जा रहे हैं। यह कंपनियों पहले ही वेतन देने के लिए तैयार भी हो गई हैं। कर्मचारी से लेकर कंपनी के प्रतिनिधि भी विभाग द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था का स्वागत कर रहे हैं। कर्मचारियों के हित में यह नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब जिस दिन सेवानिवृत्ति उसी दिन से पेंशन की पहल 30 सितंबर को शुरू होने जा रही है। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे निजी कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मचारियों का बकाया DA न देकर बंगाल सरकार ने नहीं माना आदेश। सेट ने दिया 16 दिसंबर के भीतर भुगतान का निर्देश। जी हां, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सेट ने बुधवार को बंगाल सरकार को राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को आगामी 16 दिसंबर के भीतर बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सेट के पूर्व निर्देशन को राज्य सरकार द्वारा नहीं माने जाने पर सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने अवमानना का मामला दायर किया था। दरअसल 26 जुलाई 2019 को ही सेट ने बकाया DA का भुगतान 6 महीने के भीतर करने के निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश में कहा गया था कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले साल 2006 से पहले का सभी बकाया सरकारी कर्मचारियों को अदा करना होगा।
हालांकि राज्य सरकार द्वारा निर्देश न माने जाने पर सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने सेट में अवमानना का मामला दायर किया था। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी फिर से सेट में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। गत 3 मार्च को यह याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी। गत 8 जुलाई को सेट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का बकाया चुकाना ही होगा। सरकार की ओर से कोरोना की स्थिति का उल्लेख करते हुए बकाया चुकाने में असमर्थता जताई गई थी। सेट ने इस पर कहा था कि इस बाबत विचार किया जाएगा। हालांकि अब सेट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को 16 दिसंबर के भीतर बकाया का भुगतान करना ही होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कब और किन स्थितियों में निकाल सकते हैं पीएफ का पूरा पैसा, बताएंगे विस्तार से सारे नियम। जी हां, ईपीएफओ के आप सारे नियम जानेंगे। अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ या प्रोविडेंट फंड पीएफ में से एडवांस पूरा या थोड़ा पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किन किन परिस्थितियों में पीएफ में से कितना पैसा निकाला जा सकता है। कोरोना काल में भी काफ़ी कर्मचारी मेडिकल खर्चों के लिए पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं। आप भी मेडिकल फैमिली इमरजेंसी में पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा आप ऑनलाइन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं किन हालातों में पैसा निकाल सकते हैं। अपने पीएफ में से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, यह आपके पीएफ अकाउंट के बैलेंस पर भी निर्भर करता है। अपनी संतान, भाई या बहन या स्वयं की शादी के लिए पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो पीएफ बैलेंस का 50% निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी नौकरी के 7 साल पूरे होने चाहिए। स्वयं या अपने बच्चे की शादी के लिए अपनी हिस्सेदारी का 50% हिस्सा 3 बार में निकाल सकते हैं। अपना घर खरीदने के लिए भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपकी नौकरी के 5 साल पूरे होने जरूरी हैं। अगर स्वयं, पत्नी, बच्चों या फिर पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पूरा पैसा, जो भी कम हो उतना बैलेंस निकाल सकते हैं। बीमारी की स्थिति में भी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको अस्पताल के पेपर्स लगाने होंगे। अब पीएफ से पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपका पीएफ का पैसा आवेदन करने के बाद अकाउंट में सीधे करीब 5 से 10 दिन में आ जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। राज्य में उठी आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की मांग। जी हां, राज्यसभा में बीजू जनता दल के एक सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए बुधवार को कहा कि इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भी निरंतर कार्य किया है। बीजेपी के सुभाष चंद्र सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगातार सुरक्षित दूरी बनाने के, हाथ धोते रहने और मास्क पहनने का परामर्श दिया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम किया है। सिंह ने कहा है, यह विडंबना ही है कि संकट के समय भी आर्थिक परिश्रम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों का मात्र 4500 रुपये और आशा कर्मियों को केवल 2500 रुपये का मानदेय मिलता है, जो महंगाई और उनकी सेवाओं को देखते हुए बहुत ही कम है। बीजेपी सदस्य ने कहा कि ओडिशा में राज्य सरकार ने इन कर्मियों को कुछ राहत दी है, लेकिन यह राहत पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपये और आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार को आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कर्मियों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि ज़्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। सदन में रविवार को हुए हंगामे को लेकर 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबन के विरोध में विपक्ष के कई दलों के सदस्य सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का मुद्दा भी उठाया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिटायरमेंट के दिन से शुरू हो जाएगी पेंशन। जी हां, और इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ले चुकी है ये बड़े फैसले। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर मोदी सरकार ने इस साल में अब तक कई बड़े फैसले लिए हैं। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियतें भी दी गई हैं। इसके अलावा पेंशनर्स को भी सरकार ने राहत दी है।
वहीं रिटायरमेंट को लेकर काफ़ी समय से जारी असमंजस की स्थिति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। सबसे पहले बात करें महंगाई भत्ते को लेकर तो केंद्र सरकार ने अप्रैल में तय किया था कि कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स भी यह फैसला लागू किया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है। वहीं लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए हैं। इसके कई कर्मचारियों को हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ऑफिस जाना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था लगभग खत्म कर दी गई है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनिफिट टेबल जारी कर दी है। सेवानिवृत्ति तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में योगदान देता रहता है। CGEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और कर्मचारी के लिए बचत कोष के रूप में भी काम करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट को लेकर मोदी सरकार ने हाल में कुछ बातों पर जारी असमंजस की स्थिति को साफ किया है। सरकार ने साफ किया है कि सरकार 50 से 55 साल की उम्र या फिर नौकरी में 30 वर्ष पूरा कर लेने वाले कर्मचारियों को रिटायर कर सकती है। सरकार के पास जनहित में ऐसा करने का अधिकार है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार चाहे तो कर्मचारियों को समय से पहले भी रिटायर कर सकती है। सरकार ने इस संदर्भ में पुराने ऑर्डर की व्याख्या में अस्पष्टता को खत्म कर नए नियमों का उल्लेख भी किया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।